मैंने स्टार्ट कर दिया, स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया। हाँ, अभी बस मुझे ये बताते रहना आप लोग हर्ष कि भैया रजत रजत बोल रहा हूँ मैं। एक बार ना मुझे फुटर का भी एक आइडिया दे दो, ओवरव्यू कि उसके टेस्ट कैसे मतलब मुझे बनाने हैं, कैसे लिखने हैं, मतलब एक बार। रजत भाई, आप हम्म। लास्ट बैच, आप 8 बजे वाले बैच में भी हो क्या? जी सर। भाई दो बैच के पढ़ रहे हो यार तुम। दोनों पढ़ रहा हूँ सर। यार कोई फायदा नहीं है भाई, नहीं दो नहीं, बात ये है, मेरा सुबह जॉब का रहता है ना सर, इसलिए वो कभी 8 बजे वाला मैं हो नहीं पाता हूँ, तो 9 बजे रेगुलरिटी रहती है मेरे में। चलो जो भी है, लेकिन मत पढ़ो 2 बैच, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कर लो। हम्म। हाँ, अभी आप फुटर पे आते हैं। आप बताओ क्या पूछ रहे थे? फुटर में मतलब मुझे जैसे कि जो एक थोड़ा ओवरव्यू दे दो, मतलब क्या क्या चीज चेक करनी बेसिकली मुझे करनी है मतलब। अच्छा अच्छा, हम्म। देखो फुटर पे क्या होगा, उसने लिखा है ए स्ट्रिप अक्रॉस द बॉटम, ठीक है, एक स्ट्रिप होगी बॉटम में ऑफ द पेज दैट जनरली कंटेन फाइन प्रिंट, ठीक है। कॉपीराइट्स नोटिस, कॉपीराइट्स का लिखा होगा इसमें, कहीं लिखा है कॉपीराइट्स का? हाँ, ये लिखा है यहाँ पे, यह भी लिखा है, ठीक है, कॉपीराइट का नोटिस, ठीक है। और कॉन्टैक्ट इन्फो, कॉन्टैक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन, जो जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे ये नंबर दिया है और ये लोकेशन, ठीक। इट इज़ अ प्लेस टू पुट कॉमन इंफॉर्मेशन लाइक एड्रेस, फ़ोन नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ईमेल आईडी। सोशल मीडिया का ये सारे लिंक क्लिकेबल होने चाहिए। आप फेसबुक पे क्लिक करो तो फेसबुक के पेज पे रिडायरेक्ट कराए, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो तो इंस्टाग्राम के पेज पे रिडायरेक्ट कराए, ट्विटर पे तो ट्विटर के, यूट्यूब पे तो यूट्यूब के, और लिंक्डइन पे तो लिंक्डइन के, ठीक है। तो ये सारे लिंक हमारे क्लिकेबल होने चाहिए, राइट? राइट। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। समझ में आ गई ठीक है बात? ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ गया तो ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, अब बस मुझे आप ये बताते रहना कि कौन सा टॉपिक है जो छूट रहा है, अभी नहीं हुआ है ना। आपने ये सब पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ लिया, ऑटोमेशन मैनुअल पढ़ लिया, एसडीएलसी पढ़ लिया, जीरा पढ़ लिया हमने, एपिक यूजर स्टोरी, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, ब्लैक बॉक्स टेक्निक के ये आपने सब पढ़ सर लिया। डिफरेंट 18 नंबर, क्या व्हाट कह आर रहे हो? टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स? 18 नंबर। 18 नंबर तो अभी मैंने रोका है। अच्छा ठीक। 80 नंबर तो बिल्कुल सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ओके सर। 80 नंबर हो गया, ये डेटाबेस हमने पढ़ लिया, प्रिपेयर टेस्ट हो गया, एडहोक टेस्टिंग हमने पढ़ा है। नहीं सर नहीं, एडो 19 हमने नहीं पढ़ा, दैट मीन्स है ना, 19 हमने नहीं पढ़ा है, 20 हमने नहीं पढ़ा है, 21 हमने नहीं पढ़ा है, नहीं नहीं पढ़ा। और हमने 23 भी नहीं पढ़ा है, और 24 भी नहीं पढ़ा है, राइट? जी सर। और हमने 22 पढ़ा है ना? 22 टेस्ट एनवायरनमेंट पढ़ा है। पढ़ा, ठीक है। 22 भी पढ़ा है, 25 भी पढ़ा है, अजाइल भी हमने पढ़ लिया है, 25 पढ़ा है ना कि यूएटी सर टेस्टिंग क्या यूएटी होती है? टेस्टिंग नहीं, ये नहीं पढ़ा। दोस्त पढ़ा जरूर, अगर एनवायरनमेंट पढ़ा है तो यूएटी भी पढ़ा होगा। सर नहीं एनवायरनमेंट का भी कंफर्म नहीं है, एनवायरनमेंट साथ नहीं पढ़ा है अपना। एनवायरनमेंट भी नहीं पढ़ा है सर, 22 सर नहीं पढ़ा है। एसटीएलसी में पढ़ा है, नहीं एनवायरनमेंट पढ़ा है सिर्फ सर, कुछ नहीं एनवायरनमेंट पढ़ा अभी है। नहीं पढ़ा है ना, तो अभी इसलिए एनवायरनमेंट हुआ हाँ, कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पढ़ा है। एक मिनट होल्ड पर रहिए जरा, एक फोन आ रहा है। भाई म्यूट कर लो, ठीक है। अगर ठीक है, फिर इसका मतलब मैंने आपको अल्फा बीटा भी नहीं पढ़ाया होगा, डिफरेंस बिटवीन टेस्टेड टेस्ट सिनेरियो भी नहीं पढ़ा है, राइट? नहीं पढ़ा राइट। सर। ये तो मैंने पढ़ा दिया ना, क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी, बग डिफेक्ट में एरर, और ये यूजेबिलिटी, नहीं स्केलेबिलिटी, ये पढ़ा दिया मैंने। नहीं पढ़ा है नहीं सर। नहीं सर। ये भी नहीं पढ़ाया अभी। नहीं सर। नहीं बिल्ड एंड रिलीज, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, ये नहीं सर। नो नो सर। नो सर। यार कैसी बात कर रहे हो, पढ़ाना चाहिए था मुझे, नहीं पढ़ाया तो मैं अभी पढ़ाऊंगा। एक मिनट, मुझे याद आ रहा है कि पढ़ाया है, देख लीजिए सर। देख लेते हैं। अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाऊंगा, पढ़ा भी दिया होगा तो भी पढ़ा दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा। मैंने आपको ये बीबीए पढ़ाया, बगला सर्कल पढ़ाया, अच्छा हाँ, नहीं पढ़ाया था, तो ठीक है। अभी आपका बहुत कुछ बचता है, ठीक है। आपकी क्लास भी तो स्टार्ट लेट हुई थी, आपकी 20 तारीख से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर भी उस हिसाब से, मतलब भाई उस बैच से कौन है? रजत भाई। उस बैच में जिक्र मत करना, 8 बजे वाले बैच में अगर कोई लोग हो जो 8 बजे वाले बैच से बिलोंग करता हो तो मत बोलना। मेरे हिसाब से
अब तक मुझे लग रहा है कि ये 9 बजे वाला बैच ज़्यादा अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। लोगों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है यहाँ पे। थोड़ा सा 8 बजे वाले बैच में लेके, अदरवाइज वो अब तक खत्म हो चुका। 8 बजे वाला बैच स्टार्ट हुआ था 5 तारीख से, हाँ मतलब आपसे 15 दिन पहले। आप लोगों का हुआ था 20 अप्रैल से, उनका हुआ था 5 अप्रैल से स्टार्ट। 15 दिन पहले स्टार्ट हुआ था आपसे। और वो लोग ना अभी मतलब उनका मैनुअल मेरे हिसाब से अभी 3 दिन और लगेगा, और मेरे हिसाब से 3 दिन बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। 3 दिन में उनका 3 दिन अभी लगेगा और 3 दिन आपको भी लगेगा, तो दोनों का मुझे लगता है सेम टाइम पे ख़त्म होने वाला है। तो आप देखो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप लोगों का पढ़ने का तरीका भी अच्छा है, मतलब समझते हो। ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें एक बार, मैंने आपको एक बार बताया और आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो फिर किसी को पूछना नहीं है कुछ भी, ठीक है, समझ में आ गया तो दैट्स इट। लेकिन उस बैच में थोड़ा सा क्या है, आज तक मुझे याद नहीं पड़ता कि अगर मैंने कोई एक सिंपल चीज़ भी बताई होगी ना, जिसमें उन लोगों ने ये नहीं बोला होगा सर एक बार दोबारा बता दो। मेरी जॉब है, मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरा काम ऐसा है तो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज मुझे लगता नहीं उन्हें ऐसे पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें एक बार में समझ में आ जाती है। लेकिन वो वाला मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता कि एक बार दोबारा बता दो। मुझसे ये पूछो कि क्या समझ में नहीं आया, एटलीस्ट ये तो बताओ कि मुझे इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ये क्या होता है, एक बार दोबारा बता दो। दोबारा वाला तो कॉन्सेप्ट सही नहीं लगता ना। तो है उस बैच में थोड़ा सा ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि मैं सबके लिए नहीं बोल रहा उस बैच में, अब तक मुझे कोई मतलब बेकार ही बैच मिला है वो वाला थोड़ा सा 8 बजे वाला बैच। वरना अभी 7-8 बैच चल रहे हैं, सही सब सही चल रहे हैं। Make a Google Drive and put all the recorded video into the drive and give the access so we can study well. हर्षित भाई ये काम तुम ही कर दो। क्यों हर्षित भाई, है हर्षित बैच में? हर्षित नहीं है, मैं बोल देता हूँ इसको कि भाई ये काम तुम ही कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो अभी मेरे हिसाब से बहुत कंटेंट है, थोड़ा सा आपका है, 2 दिन खींचते हैं। कंपैटिबिलिटी मैंने नहीं पढ़ाया, बिल्ड वैलिडेशन और वेरिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं 34 से। 33 तक पढ़ा दिया है मैंने, वेलोसिटी पढ़ा दिया था अजाइल में। 34 से स्टार्ट करते हैं, है ना। ऊपर भी 18 और 19 था। क्या करो, पहले इसे पढ़ते ऊपर भी फिर। हाँ बोलो, पहले इसे पढ़ते हैं फिर रिकन्फर्म कर दोगे क्या करो। स्कीमा? हाँ ज्योति Can क्या you hear me? हेलो, हाँ ज्योति, आप थोड़ा सा स्कीमा फिर से रिकन्फर्म कर दोगे? स्कीमा, हाँ, ठीक है बताया तुम। देखो स्कीमा क्या होता है हमारा, जैसे कि सपोज करो कि एक अपने पास में बड़ा डेटाबेस है, ठीक है। लेट सपोज मैं गूगल का एग्जांपल लेता हूँ। गूगल के पास में एक डेटाबेस है अपना, ठीक है। अब गूगल ने क्या किया हुआ है कि जितने भी उसके जीमेल के यूजर्स होंगे, ठीक है, जीमेल पे जो यूजर होंगे उसके, जो भी उसका जीमेल अकाउंट यूज करेगा, अब उस 15 GB तक का फ्री स्पेस देगा, ठीक है। 15 GB का एक स्पेस देगा, ठीक है। तो वो जो 15 GB का स्पेस होगा वो किसको दिया उसने, अपने यूजर्स को दे दिया, ठीक है, जो भी जीमेल के यूजर्स होंगे। अब वो जो उसका स्पेस सबका सेपरेट स्पेस बन गया। देखो यहाँ से इस तरीके से समझाता हूँ, यहाँ चलते हैं। एक डेटाबेस है हमारे पास,
एक डीबी है जिसका ना जो कि है गूगल का डेटाबेस, ठीक है। अब उसमें से हमारे डिवाइड हुए क्या, एक हमारा डेटाबेस, फर्स्ट डेटाबेस हमारा बना जिसको हमने नाम दे दिया हर्ष का एक डेटाबेस, उसमें से किसमें से डिवाइड हुआ, गूगल के डेटाबेस में से। सेकंड, दूसरा हमारा हुआ डेटाबेस जिसका नाम हमने दे दिया ज्योति, ठीक है। फिर हमारा थर्ड डेटाबेस आया हमारा जिसका नाम हमने दे दिया रजत, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड हो गए हमारे डेटाबेस। तो अब जो इसका डेटाबेस होगा, ज्योति का डेटाबेस होगा, रजत का डेटाबेस होगा, हर्ष का डेटाबेस होगा, तो जो इनके अलग अलग डेटाबेस बने उनको हम बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। जो इस मेन डेटाबेस में से डिवाइड हुए सबके अलग अलग स्कीमाज, जो मिनी डेटाबेस एक तरीके से एक बड़े डेटाबेस में से डिवाइड होकर के आ रहे हैं, वो उनको हम बोलेंगे स्कीमा। क्लियर है? स्कीमा किसे बोलते हैं? ज्योति क्लियर है? हाँ हर्ष क्लियर है। ठीक, देखो एक वैसे यहाँ भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं, रुक जाओ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली कोई लाइव एग्जांपल है लाइक कहाँ हाँ, मैं लाइव एग्जांपल पे जा रहा हूँ। देखो ये कंपनी है vinculum.com, ठीक है। अब विनकुलम ने क्या किया, उसने एक बड़ा डेटाबेस ले लिया, अमेजोन वेब सर्वर जो होता है, आपको पता है AWS और ये गूगल और अपना एज्योर, ये सब क्या करते हैं, डेटाबेस को सेल करते हैं। तो ऐसे इसने क्या किया, एक अमेजोन वेब सर्वर है जो AWS है, उससे उसने डेटाबेस ले रखा, काफ़ी बड़ा एक इसने डेटाबेस ले लिया। अब इसके क्लाइंट है, जैसे कि इसका क्लाइंट है, यहाँ पे आप देख रहे हो अमेजोन है, बाटा है, इसका क्लाइंट बेवकूफ़.com है, सुना होगा बेवकूफ़ के बारे में, बेवकूफ़.com है इसका क्लाइंट, टाइटन है इसका क्लाइंट, है ना। तो इस तरीके से इसके मल्टीपल्स क्लाइंट हैं इसके, यहाँ पे ये सब क्लाइंट की लिस्ट आ रही है यहाँ पे, ठीक है। स्विगी भी इसका क्लाइंट है, ठीक है। तो अब हर एक क्लाइंट जो होगा इसका, उसकी एप्लीकेशन बनी होगी, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर उस क्लाइंट के लिए इसने बनाया होगा, ठीक है। तो अब इसको क्या ज़रूरत होगी, अब उनको डेटाबेस देने की ज़रूरत होगी इसको, ठीक है, कि उन्होंने डेटाबेस में स्पेस दे। तो उसने क्या किया, हर किसी को अपना अपना एक स्पेस दे दिया, उसने स्पेस बांट दिया, हर किसी को अपने डेटाबेस में स्पेस दे दिया जो उसके क्लाइंट है, अपने क्लाइंट्स को, ठीक है। तो उनका इस तरीके से हमारा स्कीमा दिख रहा है, जैसे यहाँ देख रहे हो ये स्कीमा आ रहे हैं, ये सब स्कीमाज है। अगर देखो मैं यहाँ पे लेट सपोज मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख रहा है सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा। डिफॉल्ट का मतलब होगा कि जो हमारे, अब देखो अगर मैं क्वेरी चलाऊंगा यहाँ पे, लेट सपोज मैंने क्वेरी चलाई यहाँ पे, ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है, और मेरा स्कीमा कोई सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, मेरा स्कीमा कोई भी सेलेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो वो किसके लिए क्वेरी चलेगी, क्वेरी तो कंफ्यूज हो जाएगी कि मुझे किसका ऑर्डर निकाल के देना, कौन से क्लाइंट के लिए, मुझे बाटा के लिए देना है, मुझे अमेजोन के लिए देना है, या मुझे बेवकूफ.com के लिए देना है, ठीक है। किसके लिए मुझे ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर्स की लिस्ट निकाल के देनी है, उसे पता तो होना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें स्कीमा सेट करना होता है, उसको बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे अभी मैंने अमेजोन इंडिया को डिफॉल्ट स्कीमा सेलेक्ट किया है, जैसे अमेजोन इंडिया है यहाँ पे, अब ये सेट एज जैसे राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ था सेट एज डिफॉल्ट स्कीमा। मैंने अगर ये डिफॉल्ट सेट कर दिया यहाँ पे, तो मेरी जितनी भी क्वेरी रन होंगी, मेरी जितनी भी क्वेरी हिट होगी, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए रन होगी, मेरी अमेजोन के लिए, कुछ भी क्वेरी चलाऊंगा, ठीक है। ये देखो सब ऑर्डर जितने भी आ रहे हैं अमेजोन के आ रहे हैं, AMZN, ये अमेजोन की और आईडी है, ठीक है। तो ये अमेजोन के लिए आ रहे हैं। लेट सपोज मुझे अब बाटा का निकालना है, तो मैं बाटा पे गया, मैंने राइट क्लिक किया बाटा पे, सेट एज डिफॉल्ट कर दिया। अब ये बाटा क्या हो गया, मेरा डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया मेरा। अब अगर मैं ये क्वेरी चलाऊंगा तो ये अमेजोन के लिए नहीं चलेगी, ये बाटा के लिए चलेगी। तो करते हैं एग्जीक्यूट, किया मैंने, देखो यहाँ पे अब बाटा के लिए आने लगे सारे ऑर्डर, बाटा के लिए आ रहे हैं, BIPL, ये बाटा की और आईडी है, ठीक है, ये आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें यूज डेटाबेस करके भी तो ले सकते हैं ना, यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जैसे आप सेलेक्ट करो ना डिफॉल्ट करके एक करके, उसमें यूज और उसका नाम लिख दीजिए आपका जो भी है, उसके बाद आप क्वेरी चलाएंगे तो फिर हमें एक लाइन एडिशनल हर एक क्वेरी में लिखनी पड़ेगी हमें, स्कीमा फर्स्ट टाइम आप ऊपर यूज लिख देंगे तो जितनी भी क्वेरी चलेंगे उसी डेटाबेस के लिए चलेंगे फिर पूरे कंसोल पर।
आप कह रहे हो यहाँ पे यूज, हाँ यूज और उसका डेटाबेस जो स्कीमा आप बोल रहे हो स्कीमा का नाम ले लीजिए कोई सा भी। उसका स्कीमा का नाम। हाँ हाँ, बात तो वही होगी कि हमने एक बार यहाँ मैनुअली लिख लिया या डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लिया। हाँ डिफॉल्ट, बस उसमें डिफॉल्ट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके इसमें। हाँ, तो मतलब बात वही होगी कि या तो डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लो या फिर यहाँ पे तुम्हें ये ऐसे करके लिखना पड़ेगा, हम्म, है ना। तो दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली हमारा होता है स्कीमा। एक स्कीमा हमारा क्वेरी के थ्रू भी चलता है ना। क्वेरी में भी एक लाइन ऐड करनी पड़ती है, बट वो बार बार करनी पड़ती है, तो उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। डेटाबेस डॉट उसका टेबल का नाम। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी ज्योति क्लियर हुआ स्कीमा का फंडा की क्या है स्कीमा? हाँ हर्ष। ठीक है। ठीक है, ये तो क्लियर हो। अभी बात कर रहे थे हम वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन क्या होता है हमारा? वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की बात कर रहे थे। वेरिफिकेशन हमारा होता है एक सिंपल, जो नॉर्मली आप फंक्शनल टेस्टिंग करते हो, कि मतलब आपको सिर्फ क्लाइंट की जो रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी है उसको वेरीफाई करना है। दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। उसको वेरिफिकेशन बोलते हैं सिंपल हम। व्हेन वी verify the client required functionality only, so that process known as verification। अब बात करेंगे अगर हम वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन पे when we verify the validation over the functionalities, so that process known as validation। देखो, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन है जब हम वेरीफाई कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी, जो क्लाइंट की रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी है उनको वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा वेरिफिकेशन का प्रोसेस। वैलिडेशन होगा जब हम वेरीफाई कर रहे हैं जो एप्लीकेशन के ऊपर वैलिडेशन लगा है, जो हमारी एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर जो वैलिडेशन लगा है। जैसे आपने देखा कि लेट सपोज फंक्शनलिटी आपने देखी कि नेम की फंक्शनलिटी है, ठीक है। अब उस नेम की फंक्शनलिटी में आपने देखा कि हम एक बार न्यूमेरिक वैल्यू डाल के चेक कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर डाल के चेक कर रहे हैं, या फिर हम अल्फाबेटिक डाल के चेक कर रहे हैं। क्या कि हम इस केस में क्या देख रहे हैं कि हम उस पर वैलिडेशन देख रहे हैं कि वहाँ पे वो वैलिडेशन लगा है या नहीं लगा है, वो हमारा वैलिडेशन होता है बेसिकली। वो हर्ष भाई ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में भी तो हो सकती है ना वैलिडेशंस? हाँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन वो अगर स्पेशली कुछ बोला जाए क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के लिए तब होगा। ओके। ना ये सर, ये वेरिफिकेशन और स्मोक टेस्टिंग फिर सेम नहीं हो गया कि हम हैप्पी वो तो जो क्लाइंट ने दिया है वही हम फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं? स्मोक में तो हम बेसिक फंक्शनलिटी वेरीफाई कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन, फंक्शनलिटी टेस्टिंग सेम है। वैलिडेशन और फंक्शनैलिटी। हाँ, ये तो जस्ट काइंड ऑफ ऐसे हो गए ना, हम वेरिफिकेशन और जो फंक्शनलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं दोनों सेम ही चीज हो गई ना, हाँ हाँ। है ना, कुछ इसी तरीके का है। उसके बाद में आता है बिल्ड एंड रिलीज। बिल्ड क्या होता है, रिलीज क्या होता है? बट अभी मैं आपसे एक बोल रहा था ना, बिल्ड दे दूंगा, बिल्ड बोल रहा था, सुना होगा आपने। ये सर टेस्ट कोड पेज होता जो होता है, जो यूआरएल होता है। यूआरएल टेस्ट पेज। जो यूआरएल होता है ना हमारे एप्लीकेशन का, उसको बिल्ड बोलते हैं। आप ये बहुत बार सुनोगे आईटी में, जब जॉब करोगे तो ये बहुत बार सुनोगे कि बिल्ड किसे बोलते हैं और रिलीज किसे बोलते हैं। बिल्ड तो सर आपने हमारा, पहले भी बताया था। हाँ,
जो हमारी एप्लीकेशन होती है, जब तक एप्लीकेशन हमारी अंडर डेवलपमेंट होती है, ठीक है, मतलब जब तक एप्लीकेशन पे सिर्फ डेवलपमेंट चल ही रहा है, अंडर डेवलपमेंट है, तो तब तक उसके यूआरएल को बिल्ड बोला जाता है। जब हमारी एप्लीकेशन लाइव होने वाली होती है, जब हम एप्लीकेशन को जो बिल्ड होता है उसको हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करते हैं, समझ रहे हो, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, दैट मीन्स लाइव एनवायरनमेंट पे डिप्लॉय करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है रिलीज। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। Yeah. चलिए सर। When our application is in under development, when our application is going to live, so that process known as रिलीज बहुत बार सुनोगे आप, अगर जो लोग, कुछ लोगों ने सुना भी होगा, जो लोग मतलब कुछ इसी रिलेटेड कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो प्रोसेस में कुछ और हो, तो जब भी हम एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले, मतलब डिलीवर्ड करने वाले होते हैं, तो जो डिलीवर्ड करने का प्रेस होता है हमारा, तो वो बेसिकली हमारा रिलीज में काउंट हो। कि आप बहुत बार सुनोगे कि आज रिलीज है, इस तरीके से बहुत बार सुनो कि आज रिलीज है या 10 दिन बाद रिलीज है, इस तरीके से आप सुनोगे, तो वो अपना क्या होता है काउंट, वो एज अ रिलीज काउंट होता है, उसको बोलते हैं कि हम कि रिलीज प्रोसेस है ना, कि गो हमारा लाइव भी इसी को बोलते हैं ना, रिलीज को। क्या बोलो, गो लाइव, दोबारा बताओ क्या बोलते हैं। गो लाइव जाना बोलते हैं ना, हमारा प्रोसेस गो लाइव जा रहा है। गो लाइव, हाँ गो लाइव मैंने कुछ और सुना। हाँ गो लाइव भी बोलते हैं इसको। ठीक। हर चीज में एप्लीकेशन है या यूआरएल भी आएगा? whenever application/url होना चाहिए। When URL our भी हम verify- application is under development, so that URL है, URL। हाँ, आपने तो हमें वेबसाइट पे ही बताया ना भाई, एप्लीकेशन पे तो बताया नहीं। हाँ वो वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन ही तो हुई ना, वो जो वेबसाइट आपको दिखा रहा है वो वेब एप्लीकेशन ही तो काउंट होगी ना। एप्लीकेशन दो तरीके के होते हैं ना, एक हमारी मोबाइल एप्लीकेशन होती है, एक हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, तो ठीक है, वो वेब एप्लीकेशन ही तो कहलाएगी आपकी, जो मैं आपको यूआरएल दूंगा। ठीक है। बिल्ड बोलते हैं हाँ उसको। वो वेब एप्लीकेशन होगी। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है? व्हाट इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग? कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं, एक बहुत ही मतलब सिंपल टर्म है कंपैटिबिलिटी, कि जब हमारी जो एप्लीकेशन होती है, जब उसकी जो कंपैटिबिलिटी होती है, मतलब कि कितने, जब हम उसे एप्लीकेशन को विद द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट डिवाइसेस, कि हम अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में रन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि लेट सपोज हमारी एप्लीकेशन है कोई, और वो उसका स्क्रीन रिजोल्यूशन का भी फर्क हो जाता है कई बार, कि अभी आपको देखो उसमें देखा होगा डॉक्यूमेंट में आपने, कि हम उसी एप्लीकेशन को मोबाइल में देख रहे हैं, उसी एप्लीकेशन को हम उसमें डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, तो उसका जो व्यू है ना वो डिफरेंट हो रहा होगा, कुछ जगह ऐसा हुआ होगा, देखा होगा अपने डॉक्यूमेंट में, है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट डिवाइसेस में रन करते हैं, जब डिफरेंट डिवाइसेस में रन करके टेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। व्हेन our when we test our application हर एनवायरनमेंट तो एक ही होता होगा ना? with that अरे वाह,
सब कुछ सेम ही होता है, एप्लीकेशन सेम होती है, बस हम क्या करते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में रन करके देखते हैं। लाइक एक बार हमने देखा उसको कि अपने लैपटॉप में, एक बार हमने देखा उसको अपने उस पे क्या बोलते हैं मैक पे देख लिया है ना, एक बार नॉर्मल विंडो पे देख लिया, एक बार मैक पे देख लिया हमने, एक बार हमने मोबाइल पे चला के देखा उसको, है ना। इस तरीके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट मशीन। हाँ डिफरेंट डिवाइस मशीन्स। हाँ एप्लीकेशन विद द डिफरेंट डिवाइसेस और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, so that is known as compatibility testing. ये तो हो गया कंपैटिबिलिटी। अब बात करते हैं व्हाट इज क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग। क्रॉस ब्राउज़र भी वही है कि जब हम एप्लीकेशन को डिफरेंट ब्राउज़र में रन करते हैं तो उसको क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा इशू आता है वो एक सफारी ब्राउज़र के साथ आता है, क्योंकि सफारी हमारा थोड़ा सा सिक्योरिटी के मामले में थोड़ा हाई माना जाता है हमारा सफारी ब्राउज़र। तो हम देखते हैं अपने एप्लीकेशन को क्रोम पे, मोजिला पे, सफारी पे, IE पे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र पे अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग। व्हेन वी रन आवर एप्लीकेशन with the different browsers, so that is known as cross browser testing, ठीक है। वो हमारा क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग होता है। सर इसके कुछ एग्जांपल भी लिख दो। एग्जाम्पल तो भाई इसका यही है कि क्रॉस ब्राउज़र टेस्टिंग का कि आप अपनी एप्लीकेशन को डिफरेंट ब्राउज़र पे रन करके देख रहे हो। लेट सपोज मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, अब फ्लिपकार्ट को आपने एक बार मोजिला पे चलाया, एक बार क्रोम पे चलाया, एक बार आपने उसको सफारी पे चलाया, तो डिफरेंट डिफरेंट ब्राउज़र पे आपने रन करके देखा। हर एक ब्राउज़र पे उसकी सेम परफॉर्मेंस होनी चाहिए, सेम स्पीड होनी चाहिए, सेम परफॉर्मेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ब्राउज़र पे। हर्ष भाई स्पीड को कैसे जज करते हैं हम? हेलो, हाँ जी बोलो। हर्ष भाई ये इसको स्पीड को कैसे जज करेंगे इसकी? स्क्रिप्ट को, किसी भी एप्लीकेशन की स्पीड को कैसे जज करते हैं? स्पीड के लिए तो देखो जेमीटर होता है टूल, अच्छा, परफॉर्मेंस अलग टूल से जज करते हैं। हाँ एक टूल होता है जेमीटर, है ना। जेमीटर के थ्रू ही देख सकते हैं। और एक हमारा CPU काउंट भी होता है ना, वो बैकएंड में चलता है हमारा बेसिकली, वहाँ से भी हम स्पीड को देख लेते हैं। तो स्पीड को तो हम ही लोग टेस्टर लोग ही टेस्ट करते होंगे ना? हाँ टेस्टर ही टेस्ट करते हैं। तो ये टूल भी हमें फिर बताएंगे आप? नहीं, हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग सर नहीं ये नॉन पढ़ाते। फंक्शनल में होता है ना? हाँ नॉन फंक्शनल में होता है, अच्छा, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग हम नहीं पढ़ाते हैं, ओके ओके। ठीक है। अच्छा हर ये जो मतलब वेब एप्लीकेशंस होती हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ ये अपनी क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग ही होगी ना, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग तो उनकी होगी नहीं, क्योंकि वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम से उनका लेना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर से ही लेना देना है। लेकिन हाँ एक लेना देना तो हो सकता है ना। अगर लेट सपोज आपने कोई एप्लीकेशन है, आपने सपोज डेस्कटॉप पे चलाई, ठीक है, डेस्कटॉप व्यू में चलाई, और वही एप्लीकेशन को आप मोबाइल व्यू में चला रहे हो, तो हो सकता है एलिमेंट हमारे ब्रेक हो जाए, एलिमेंट हमारे इधर उधर हो जाए, हो सकता है ना, एलिमेंट चेंज होते हैं हमारे। जैसे मेरे पास हाँ खुला मतलब उसकी अडेप्टेबिलिटी चेंज हो जाएगी, उसकी जो हाँ स्क्रीन को लेके, जो स्क्रीन के साइज को रेजोल्यूशन लेके, के, जो इस बिल्कुल स्क्रीन का साइज चेंज होगा तो वो चेंज हो सकता है हमारे वो उसकी UI भी चेंज हो सकती है। तो वो UI हमारी परफेक्टली फिट होनी चाहिए, या तो एलिमेंट हमारे उसके स्क्रीन के साथ में अपने आप एलिमेंट एडजस्टेबल होने चाहिए। इस तरीके से हम देखते हैं, तो वो होता है हाँ हमारा, मतलब इसलिए हमें ज़रूरी है। responsiveness जो जो मतलब किसी वेब एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस होती है, हम वो टेस्ट कर सकते हैं अगर हाँ एक वेब तो हाँ हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, क्रॉस ब्राउज़र हो गया अपना। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस between bug, error and
डिफेक्ट। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? बग क्या होती है हमारी, एरर क्या होती है हमारी, और डिफेक्ट क्या होती है हमारी। डिफेक्ट और एरर, देखो क्या बोलते हैं इसको, जो बग होती है हमारी, जितने भी वाइट ड्यूरिंग द टेस्टिंग, issue which is found during the testing known as, वो हमारा क्या कहलाता है, बग कहलाता है। उनको बग बोलते हैं। जितने भी आप टेस्टिंग करते हुए आपको इशू मिलते हैं वो सारे आपके एज अ बग काउंट होते हैं। इश्यूज विच इज फाउंड ड्यूरिंग, फाउंड बाय द एंड यूजर, बाय द एंड यूजर और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जो लाइव होता है हमारा लाइव एनवायरनमेंट, उस पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। सो इट इज नोन एज डिफेक्ट। डिफेक्ट हो गया ना फिर वो, कि वो हमसे भी छूट गया। बग तो हमने पकड़ लिया टेस्टिंग करते समय, तो हमें बग मिल गई, लेकिन अगर वो हमसे भी छूट गया, हमने भी छोड़ दिया और क्लाइंट ने पकड़ लिया, मतलब प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे हुआ, हमें इश्यू मिला, तो वो हमारा डिफेक्ट कहलाएगा। अब बात करते हैं एरर की। इश्यूज विच इज, अरे भाई, फाउंड एट द कंपाइल टाइम नोन एज एरर, वो सब हमारा एरर कहलाता है। जितने भी आपको कंपाइल टाइम मिलेंगे वो सब आपके एरर कहलाएंगे। कंपाइल टाइम पे जितने भी इशू मिलते हैं आपको, कंपाइल और रन टाइम में फ़र्क बताता हूँ। कंपाइल टाइम आपका होगा यहाँ पे जो बिफोर, मतलब एग्जीक्यूट नहीं किया आपने, एग्जीक्यूशन से पहले आपको मिल जाएगा इशू। जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे खोलते हैं एप्लीकेशन testingbawa.com। अब आप देख रहे हो testingbawa.com पे रजिस्टर नाउ पे चलते हैं, तो एक तो होगा आपको यहाँ पे हर्ष डाला, 1 2 3 डाल दिया आपने, वो डल गया, कंपाइल टाइम नहीं है। लेकिन जब आप सबमिट करोगे तब इशू दिखाएगा कि भाई इसमें रिक्वेस्टेड फॉर्मेट जो भी है इसका, उसको मैच करो, राइट। तो ये कौन सा हो गया आपका, रन टाइम। अब अगर कंपाइल टाइम की बात करूँ तो यहीं पे ही, जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 हो गया। अब अगर मैं इससे ज़्यादा कुछ भी प्रेस करूँगा वो लेगा ही नहीं, वो लेगा ही नहीं। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है कंपाइल टाइम चेक। जो चेक कर रहा है ये कंपाइल टाइम पे चेक कर रहा है, रन टाइम पे नहीं। रन टाइम का तो तब होगा जब हम यहाँ से कि रन टाइम पे चेक कराएंगे। अभी अगर मैं फ़ोन नंबर में कुछ भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा तो वो लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कंपाइल टाइम का लगा हुआ है, कंपाइल टाइम पे चेकर लगा हुआ है, रन टाइम पे नहीं लगा है। रन टाइम पे कब होगा? जब अगर इस जैसा केस है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 या इस तरीके का कुछ भी डाला, तो ये सबमिट करूँगा, मतलब एग्जीक्यूट हुआ मेरा प्रोग्राम, मतलब रन टाइम पे, तब मुझे इशू दिखाएगा। क्लियर है ना कहानी? ये सर क्लियर है। बस एक चीज और पूछनी थी, ये जो एरर होगा ये तो कोडिंग की मिस्टेक से होगा ना सर? आप कोडिंग के प्रोस्पेक्टिव से होगा, तो कोडिंग तो अभी आप करोगे ना, जावा पढ़ोगे तो। ये सर ये कोडिंग की मिस्टेक होगी सर, जो एरर होगा, मतलब हाँ। मैं इसका डिफरेंट बता रहा हूँ, बग में और एरर। ये तो सिर्फ मैं डिफरेंस आपको बता रहा हूँ, ये सर मैं समझ बाकी गया। आपको मतलब एज अ टेस्टर आपको क्या है जो इसका करना है, ये ना? सर। ठीक है, तो ये तीनों में डिफरेंस होता है, बग, डिफेक्ट एंड एरर। ठीक है, तो उसके बाद में आपका ये बचते हैं कल। आई होप कि कल मैं अपना सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है कल ना भी हो, कल ख़त्म थोड़ा टाइम लग जाए, है ना। देखते हैं, अगर हो जाएगा कल ठीक है, अदरवाइज़ परसों तो आपका ख़त्म हो जाएगा ये वाला कंटेंट। फिर इसके अलावा मेरे पास कुछ और टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ाने हैं, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। और आपके पास में कुछ ऐसा हो जो आपको लगता हो कि अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट, कंटेंट के अलावा कुछ ऐसा लगता हो आपको कि जो मुझे पढ़ाना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए मैनुअल में, ठीक है, फिर हम उस टॉपिक की बात करेंगे। उसके बाद हम एपीआई स्टार्ट कर देंगे। तो हम इसी वीक सब कुछ फिनिश कर रहे हैं, मतलब मैनुअल टेस्टिंग इसी वीक फिनिश कर रहे हैं और एपीआई टेस्टिंग हम स्टार्ट कर देंगे इसी वीक। हर्ष, किसी एक का टेस्ट केसेस का फाइल देख लेते ना तो थोड़ा सा समझ आ जाता है कि सही बन भी रहे हैं या नहीं।
आपने भेजे हैं मुझे? मैंने भेजा सर, मेरा देख लीजिए, दीप जोशी। मैंने भी भेजा हो, कोई बात नहीं, चेक कर अभी लेते। एक का देख लेते मैंने भी हैं। भेजा है। चैट करना। हर्ष मैंने भी भेजा है। हाँ हाँ देख लेता हूँ, मैं एक का देख लेता हूँ किसी का भी। शिवम गुप्ता एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। चलो मैं अभी ज्योति का देख लेता हूँ। एक ही चीज सबको क्लियर हो जाएगा कि कैसे बन रहे हैं, ठीक है। बाकी सबको तो मैं नहीं देख पाऊंगा अभी, एक का देख लेता हूँ क्या क्या बनाया आपने। एक्सपेक्टेड लिखा है, टेस्ट डेटा ब्लैंक छोड़ा, ये भी हटा दो, अभी आपके पास यूआरएल नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने बहुत कम बनाए वैसे तो। किसके बनाए ये टेस्ट केस आपने? वेरीफाई होम फंक्शनलिटी ऑफ टेस्टिंग बावा, होम पेज के बनाए ना, ठीक है। गो ऑन ब्राउजर एंड लॉन्च द यूआरएल, ठीक है। सिस्टम शुड डिस्प्ले डैशबोर्ड ऑफ द टेस्टिंग बावा, ठीक है। क्लिक ऑन होम, होम पे क्लिक किया, क्या नेविगेट टू द रिलेटेड पेज विद द अपकमिंग न्यू बैच पॉपअप शुड बी डिस्प्ले। वेरीफाई रजिस्टर नाउ बटन, रजिस्टर नाउ बटन पे आपने क्लिक किया, फिर उसके बाद रजिस्टर नाउ बटन शुड बी क्लिकेबल, ठीक है। क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ बटन, देन redirect to the registration page and registration form should be display. Redirect to registration page and registration form should be display. Then click on right arrow on the slides, then slide should be getting loaded with clear image, ठीक है। तो ठीक है ना, लेकिन मुझे लगता है शायद अभी इसमें और कुछ होंगे। मैं डॉक्यूमेंट देखता हूँ एक बार, क्या भेजा मैंने डॉक्यूमेंट। आपने होम पेज के बनाए ना? होम पेज यही है ना होम पेज? तो वैसे एक होम का अलग से होगा। ये होम पेज हो गया। होम पेज पे पॉपअप के टेस्ट केस नहीं बनाए आपने, पॉपअप वेरीफाई करने के। अब उसके बाद में होम पेज पे ये आ रहा है स्लाइडर, ये पूरा स्लाइडर तो आप वेरीफाई करोगे। टेस्टिंग में आ रहा है, इन सब ये सब क्लिकेबल होना चाहिए। मोबाइल व्यू के टेस्ट केस बनाओ, इसमें मोबाइल व्यू में ये 3 एरो आने चाहिए। इस पर क्लिक करने के बाद में वो पूरे लिस्ट खोले हुए हमारे पास होनी चाहिए, है ना। तो ये हमारे स्लाइडर वर्क होने चाहिए सारे। तो इस तरीके से बनाओ ना। ये वेलकम टेक्स्ट के बनाओ कि वेलकम टेक्स्ट करेक्टली लिखा होना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए। गेट स्टार्टेड बटन होना चाहिए इसके नीचे, गेट स्टार्टेड बटन शुड बी क्लिकेबल। इफ वी क्लिक इनटू द गेट स्टार्टेड सो इट शुड बी रीडायरेक्ट टू द कॉन्टैक्ट अस पेज। इस तरीके से ये बनाओ। अभी टेस्ट केस अभी बन जाएंगे आपके और इसमें, है ना। मतलब अप्रोच ठीक है। मेरा देखना। सर मैं अभी सबका नहीं देख सकता, 10 दिन हो गए हैं, है ना। चलो तो ठीक है, आइडिया आ गया वैसे तो। है ना, वैसे आइडिया आ गया है आपको। अब तो मैं सीधा यूआरएल भेजूंगा आपको, और आप बस सिर्फ अपना स्टार्ट कर देना, मतलब इस पे, ठीक है। एग्जीक्यूट करना टेस्ट। सिर्फ मुझे बग भेज देना कंसोलिडेट करके कि क्या क्या बग हैं, सो दैट मैं फिक्स करा लूंगा, ठीक है ना। हर्ष इसको यूआरएल में कैसे डालते हैं? कैसे उसको एक्सेल को ही डालेंगे क्या, या वो कोडिंग करेंगे वहां पर? अच्छा समझा नहीं मैं, यूआरएल में कैसे? ब्राउजर में डाल। मैं कह रहा हूँ जो यूआरएल आप भेजोगे उसको कैसे हम डालेंगे उसके अंदर जो टेस्ट केसेस हैं? सिंपल, आपको यूआरएल पेस्ट कर देना वहाँ पे टेस्ट केसेस में। जैसे ये यूआरएल है ऐसे यूआरएल आप डाल दोगे वहाँ पे। समझा नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ सर, एक बार थोड़ा बताओगे क्या कहना चाह रहे हो? ये जो टेस्ट केस है ना, हम उस यूआरएल में कैसे टेस्ट करेंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। कहाँ पे ये लिखते हैं उसको? देखो, आप सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करोगे ना बाद में, तो एग्जीक्यूट करने के बाद में एक्चुअल रिजल्ट लिखोगे, स्टेटस लिखोगे, और आप टेस्ट डेटा लिखोगे, और फिर स्क्रीनशॉट ऐड कर दोगे। अभी तो टेस्ट केस आपने बनाए, सिर्फ एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा है, स्टेप्स लिखा है, लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद आप टेस्ट डेटा और एक्चुअल रिजल्ट डालोगे ना, और स्टेटस। मैं यूआरएल शेयर करूंगा ना एप्लीकेशन का यूआरएल आपको, जैसे ये है testingbawa.com, ऐसे यूआरएल शेयर करूंगा ना मैं। हाँ
उसको भाई ब्राउज़र में डालेगा ना, तो ब्राउज़र में यूआरएल डालेगा, उसके बाद तू टेस्ट करेगा कि जो तेरे को होम पेज दिया तो होम पेज टेस्ट करेगा उसको। हाँ समझ गया? कोई बात नहीं, हो जाएगा कन्फ्यूजन दूँ जब मैं कल आपको बिल्ड दूंगा ना, क्लियर हो जाएगा कन्फ्यूजन। ठीक है, जैसे टेस्टिंग बाबा का डाला ये ना ब्राउज़र में, हर्ष की google.com जहाँ अप्रोच डालते तो हैं सही हाँ वहीं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, कल मैं आपको बिल्ड पे दे दूंगा, आगे पे कल पढ़ते हैं। ठीक है, गुड नाइट भाई। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।